हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मयंक बारिक, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका दोस्त। लेक्चर सीरीज चल रही है मोल कॉन्सेप्ट की। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 4th लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। आज के लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि देखिए, जेईई मेंस हो या नीट हो या स्कूल का एग्जाम हो 11th क्लास का, या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम जिसमें आप मेंस के स्कोर के थ्रू अपियर नहीं हो सकते, वहाँ पर अगर मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशली नीट में तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें उन्होंने आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करवाया है, या उसकी हेल्प से आपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया है। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। ठीक है, तो पिछले 3 लेक्चर्स जो हमने सीखा है उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने वो 3 लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो आज के टॉपिक में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई स्पेशल आपका उन पूरे लेक्चर्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगर नहीं भी देखें तो आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले वो 3 लेक्चर देख लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन। अब शुरुआत करूँगा एक बहुत छोटे से टॉपिक से जो आपको हो सकता है आता भी हो, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक क्या है? एटोमिसिटी। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर एटम में कितने नंबर मौजूद हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल H2 में हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूँ एटोमिसिटी की बात करूँ तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। O2 के लिए कितना आ जाएगा? 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इसका मतलब एटोमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। O3 के लिए बात करें तो 3 हो गई। NH3 की बात करें तो टोटल नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3, तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंस इज कॉल्ड एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इसका मतलब यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता CH4, मिथेन लिखा है तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, 5, हम लिखते CH3OH। मिथेनॉल कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1, टोटल कितना? 6। ठीक है, तो एटोमिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का टोटल होता है अगर आपका मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है तो, जैसा कि इनको देख सकते हैं। सिंपल फॉर्म का मतलब क्या है? भी NH3 से सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता। नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन के 3 एटम है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एटम प्रेजेंट है। अगर इससे कम करोगे तो फिर ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनका टोटल आप निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा एटोमिसिटी। ओके, चलिए इसके बाद अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करता हूं। परसेंटेज फॉर्मूला या परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? ध्यान से देखिए। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ एटम मतलब कि एटोमिसिटी, एटॉमिक मास, उसका मास मतलब जितने प्रेजेंट है मल्टीप्लाई उसके मास, टोटल मास मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा X2 और Y2, ये लिखा है। X का वेट मान लीजिए 40 है, Y का वेट मान लेते हैं 20 है। एक रैंडम एक मॉलिक्यूल मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है, XY। अब मुझसे बोला गया है कि परसेंटेज मास बताइए X का। परसेंटेज मास ऑफ X क्या होगा आपको बताना है। आसान है, क्या करना है देखिए, फॉर्मूला लगा लेते हैं। परसेंटेज ऑफ X किस में दिया हुआ है? परसेंटेज बाय मास की बात चल रही है। तो पहले तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? X के 2 हैं, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास X का कितना है? 40 प्रेजेंट है। टोटल बात किया जाए तो टोटल मास अगर देखा जाए
तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई एक्स का मॉलिक्यूलर मास प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई का मॉलिक्यूलर मास, तो 240 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ से 80 और 40 कितना हो गया 120 हो गया 120। और यहाँ बात किया जाए तो 120 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकाल रहे हो तो 100, फ्रैक्शन में लेते तो 100 नहीं लेते, सिर्फ डिवाइड करके छोड़ देते। आसान है। ऊपर वाला कितना बन गया 80, ठीक है 80 नीचे 120। मुझे एक समझ में आ रहा है कि मैं 40 से इसको 2 बार 4 4 4, ठीक है 3 टाइम्स, तो ये 200 बाय कितना हो गया 3 हो गया। आगे फर्दर डिवाइड करना चाहो तो और कर लो, ठीक है 3 6 18, अगेन 6.66, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। राउंड ऑफ करोगे तो 67% का राउंड आ जाएगा। तो ये तरीका होता है परसेंटेज मास कैलकुलेट करने का। आपको एक फॉर्मूला गिवन होगा, उस फॉर्मूले में एलिमेंट होंगे आर्बिट्री, कोई भी एलिमेंट उठाइए, टोटल एलिमेंट को जितने भी प्रेजेंट हैं, मान लो कि 2 हैं 3 हैं, मल्टीप्लाई उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल मास, ठीक है। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना अपने नंबर्स की, ठीक है उसी तरह से निकालना, कुछ नहीं करना कि भाई फिजिक्स में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, हिंदी में इंग्लिश में इतने दिए हैं, टोटल नंबर इतने हैं, तो बताओ मैथ का परसेंटेज टोटल नंबर का कितना है, बस आ गया। समझ में आ रहा है। तो अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है आपको कि फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूले की बात करेंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ से टोटल मास कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले ये, क्योंकि यूज होगा फॉर्मूले में। टोटल मास हम डिवाइड करते हैं, तो टोटल मास क्या होगा, कार्बन 12 होगा 6, हाइड्रोजन 12 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, ऑक्सीजन का 16 है, तो यहाँ से आ गया 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। 72 12 कितना हो गया 84 प्लस 96 हो गया 180, ठीक है 180 आ गया। तो 180 आ गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका, इस ग्लूकोज का। इसका हो जाता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब आपसे पूछा है कार्बन का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने हैं 6, तो 6 कार्बन है, एक का वेट होता है कितना 12, टोटल वेट कितना 180 मल्टीप्लाई 100। अगले केस में हाइड्रोजन कितने हैं 12 हाइड्रोजन, सबका वेट 1 है, डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आएगा 16 ऑक्सीजन का वेट होता है, टोटल हमारे पास 6 है, 96 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आपको परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाता है, ठीक है। आंसर आएगा आपका 40%, 6.6 और 53.33। पहले वाले का 40%, 6.66 और 53.33, ये एग्जैक्ट आंसर आता है, ठीक है। कैलकुलेटेड है 53.33%। निकालना आसान है। तो अब ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब कि आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उसमें आपको नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा एलिमेंट का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of compound. It show the real formula of its one molecule. molecular formula कुल मिला के अब स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था C6H12O6, तो C6H12O6 इसको हमने क्या कहा था भाई, ये ग्लूकोज है। क्या है ये ग्लूकोज है। कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो ये ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला है, ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। अब आगे बात करेंगे कि भाई
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसका यूज क्या होगा। देखो दो तरह से होता है, अगर आप इसको ठीक से समझें, या मैं ऐसे कहूँ कि इस पूरे फॉर्मूले को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 6/6 के हिसाब से। ये कंप्लीट फॉर्मूला है और ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। कौन सा? या आप ऐसे बोल सकते हो कि एटम का रेशो अगर चेक किया जाए तो कार्बन के एस्पेक्ट में हाइड्रोजन का रेशो 1:2 और अगेन ऑक्सीजन का रेशो 1 आ रहा है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कितना आ रहा है हमारे पास? 1:2:1 आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये 1:2:1 ये रेशो आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्मूले में, और ये फॉर्मूला एक्चुअल है जो हम फॉलो करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया जाए तो 1 मोल उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर एक्चुअल नंबर ऑफ अगर आपको उसमें एटम्स मिलते हैं तो वो आपका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। अगर उस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में, उस फॉर्म में जिसमें एक ही नंबर से डिवाइड करने पर सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल लिया, जैसे यहाँ पे कुछ भी तरीका हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर C2H6, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेन कहते हैं। अच्छा, अब इथेन की बात की जाए तो कार्बन हाइड्रोजन तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो CH3। अब जो ये फॉर्मूला बनाया है ये सिंपलेस्ट है, इससे ज़्यादा इसको आप नंबर ऑफ कार्बन का रेशो इससे नीचे नहीं ला सकते। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का रेशो कितना आ रहा है? 1:3 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले केस में आप क्या बोलोगे कि ये फॉर्मूला है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 1 मोल में उस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो एक्चुअल नंबर में होते हैं, और अगर उस एक्चुअल नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उस फॉर्मूले को, आप देखेंगे इन दोनों में रेशो में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिंपलेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 1:2:1 का रेशो है ना। अगर मैं इसका रेशो यहाँ से लिखता तो 6:12:6 लिखता, लेकिन साफ दिख रहा है कि ये रेशो नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा तो ये रेशो होगा। तो बेसिकली ऊपर वाला जो है वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, नीचे वाला सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बस यही करना है आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस मॉलिक्यूल का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करता है, और अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, उसका नंबर ऑफ एटम्स के रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन में देख लीजिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको अगर रेफरेंस चाहिए डेफिनेशन का तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको सिंपलेस्ट होल नंबर में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो फॉर्मूला उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेरोक्साइड लिया H2O2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चाहूँ तो इस 2 और 2 का रेशो को डिवाइड करके 2 से 1:1 में ले आऊँगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, HO, इट इज़ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड H2O2 इज मॉलिक्यूलर। CH4 देखो आप, मीथेन, अब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो ऑलरेडी 1:4 है। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको होल नंबर में नहीं ला सकते, इसको डिवाइड करके यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे, बस ये रुक जाओ। फिर आता है C2H6, अभी एग्जाम्पल लिया था इथेन का, डिवाइड करोगे तो CH3 पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 2:6 का रेशो दिख रहा है, 1:3 कर सकते हैं तो CH3 बन गया। फिर C2H4O2, C2H4O2 मतलब कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, डिवाइड किया तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, CH2 बन गया, CH2O बन गया। ये आपका क्या है? ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है आपका? ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है?
तो HO CH4 CH3 CH2O2 CHO, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आता है? चलिए नेक्स्ट, अब आगे बात करेंगे। आगे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कुछ सवाल सॉल्व किए जाए फॉर्मूले के हिसाब से। एक फॉर्मूला भी चलता है और फॉर्मूला मुझे तो बहुत सिंपल लगता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको तब समझ में अच्छे से आ जाएगा जब आप इसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई समथिंग n करना पड़ता है, और n इज़ ए होल नंबर, n इज़ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 हो सकता है, माइनस में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसका समझने का तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे CH2O, इसको बनाना है ग्लूकोज का फॉर्मूला, बनाना है फॉर्मूला ग्लूकोज का, और ग्लू का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इस ग्लूकोज को मुझे कन्वर्ट करना है इसमें, तो क्या करूँगा, इस C6H12O6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6 से। तो 6 हमारा क्या हो गया, n हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद C6H12O6 बन गया। तो ये अंदर जो लिखा था ये तो था एम्पेरिकल, मल्टीप्लाई करके अब आया है वो हमारा फॉर्मूला मास है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मास निकालोगे, इसका मास निकालना कैलकुलेट करो तो ठीक है। अब n निकालने का तरीका ये भी होता है। क्या तरीका होता है, देखो इसको तो हमने समझ ही लिया, और समझना ध्यान से कि ये फॉर्मूला मास का मतलब क्या है। भाई या तो आप फॉर्मूला आपको पता हो, अच्छी बात है, एक तरीका और भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के फॉर्मूले से बात करता हूं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास अगर देखें तो 180 होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है, दोबारा याद करना आसान रहेगा। मुझे बोला गया है इसके लिए n का वैल्यू यहां पर दिया है 6। क्या दिया है, 6। अब मुझे बोला गया है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, ये बताइए आप मेरे को। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, n का वैल्यू दिया हुआ है तो यहां रख देते हैं n इक्वल्स टू 6। मॉलिक्यूलर मास 180, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमको नहीं पता, कैलकुलेट करना है। तो EFM निकालना है आपको, तो क्या करोगे, EFM को इधर ले आओ, 180/6 कितना हो गया, 30 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 30 आ गया आंसर। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको तीन वैल्यूज दिए, एक n दिया है, एक मॉलिक्यूलर मास दिया है, एक एम्पेरिकल मास दिया है। ठीक है, उनमें से दो नॉन होंगे, एक अननोन होगा। दो का वैल्यू डालो, तीसरा वैल्यू निकाल सकते हो, आसान है। फॉर्मूले को यूज़ करो, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रख लो, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स की बात कर रहे हैं, स्टेप्स टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों के लिए। तो पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, उसके बाद आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टेप्स पे चलते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें वो स्टार्टिंग परसेंटेज से करता है, इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, इसका इतना परसेंट है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड x इक्वल्स टू 75.8%, प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि परसेंट बाय मास चल रहा है। ठीक है, y का वैल्यू 24.2%। अगर आप 75.8 प्लस 24.2 को अगर प्लस करते हैं तो 100 बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 100 में 75.8% x है और 24.2% y प्रेजेंट है। वेट प्रेजेंट है, मतलब बाय वेट, मतलब परसेंटेज बाय मास की बात चल रही है। फिर बोला गया एटॉमिक वेट अगर x और y का 24 और 16 अगर है, कितना, 24 और 16, देन कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
जैसा मैंने आपको कहा कि अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आप ले आए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है। पहले एम्पेरिकल, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं एन से, तो आपको मॉलिक्यूलर मिल जाता है। तो हमारा फोकस पहले एम्पेरिकल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कुछ स्टेप्स होती है, स्टेप्स मैं बोलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भी इसको लिखें, तो इस आराम से एक एक स्टेप को मैं समझाऊँगा, और अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एलिमेंट आपको पता लग गए, एक्स और वाई हैं। सबसे पहली बात तो परसेंटेज पता लग गया आपको, परसेंटेज यहाँ लिखा है 75.8 24.4 परसेंटेज आपको गिवन है। एटॉमिक वेट आपको गिवन है, तो ये तो गिवन वाला पार्ट हो गया। ये पार्ट क्या है आपके पास, गिवन है। तो ऐसे टेबल बना के सॉल्व करो, जल्दी आंसर आएगा। पहले आप एलिमेंट लिखो, फिर परसेंटेज लिखो, फिर वेट लिखो, एटॉमिक लिखा, फिर परसेंटेज एटॉमिक वेट लिख लो। कैसे निकालोगे परसेंटेज वेट, क्या तरीका है। एटॉमिक वेट का अगर आपको देखा जाए परसेंटेज क्या है तो देखते 75.8 और एटॉमिक वेट निकालना है आपको, तो क्या करना होगा, देखिए 75.8 के हिसाब से आप चेक कर लीजिए 24 का, तो यहां से आपको डिवाइड करना है। कुल मिला के कुछ नहीं करना, मतलब आपको परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। सुनो, सबसे पहले आपको परसेंटेज गिवन है, फिर आपको एटॉमिक मास गिवन है। तो पहला स्टेप होता है कि जो परसेंटेज या तो आपको मेंशन किया होगा, नहीं किया तो कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो सबसे पहले परसेंटेज वाला इन्फॉर्मेशन निकालो और यहाँ लिखो। फिर एटॉमिक वेट का इन्फॉर्मेशन होगा, वहाँ से एटॉमिक वेट निकाल लिया। फिर आपको परसेंटेज से डिवाइड करना होता है एटॉमिक वेट को, परसेंटेज को डिवाइड करते हैं किससे, एटॉमिक वेट से, ठीक है। 75.8 डिवाइड बाई कैपिटल क्या है 24, तो 24 मल्टीप्लाई किया तो आया 3.1, कितना आया 3.1 यहाँ से, और नीचे वाले से आ रहा है 1.5, ठीक है। रफ कैलकुलेशन भी करोगे चलेगा, ठीक है, लेकिन लगभग इतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में नहीं। पॉइंट अगर आप 0.05 या 0.07 का अगर कुछ डिफरेंस रखते हैं तो उससे आंसर गलत नहीं होगा आपका। परसेंटेज आ गया, वेट आ गया, परसेंटेज से डिवाइड किया, परसेंटेज को डिवाइड किया वेट से, ठीक है, वैल्यू आ गई। अब देखो वैल्यू की बात करें तो 3.1 और 1.5 दो वैल्यूज़ है, बेसिकली आपने रेशो निकाला है। अब ये जो परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का जो रेशो आ रहा है दोनों का, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लाना चाहूँ तो कैसे लाऊंगा, मैं इन दोनों नंबर को एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना चाहूँगा, ठीक है। तो 1.5 को डिवाइड करा 1.5 से ही, इधर 3.1 को भी डिवाइड करा 1.5 से। इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, इससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि दोनों नंबर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे। नीचे लगा तो 1 बन जाएगा आसानी से, ऊपर वाला भी 1.5 के मल्टीपल में आ जाएगा। कैसे, देखिए 3.1 डिवाइड 1.5 करा तो 2.06, मैंने बोला था 0.5 तक की वैल्यू को इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.0 के पीछे की वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो, तो इसको उड़ा दो, 0.6 को 2 रहने दो। नीचे वाला 1 बन गया, रेशो क्या हो गया 2:1। अब ये तो 2:1 रेशो आया, ये आपको सिंपलेस्ट रेशो मिला है। क्या मिला है आपको, सिंपलेस्ट रेशो मिल चुका है। अब लिखा है यहाँ पर, इफ द वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो इज फ्रैक्शनल देन राउंड द वैल्यू टू द नियरेस्ट होल नंबर और मल्टीप्लाई विथ सूटेबल कोफिशिएंट टू कन्वर्ट इनटू नियरेस्ट होल नंबर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप सिंपलेस्ट रेशो निकालो तो आपको 1.5 मिल जाए, नीचे 2.5 मिल जाए, लेट्स सपोज, या नीचे 1 मिल रहा है, ऊपर कितना मिल गया आपको 1.5 मिल गया। तो अभी रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आया नहीं, ये तो फ्रैक्शनल में आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, ताकि आपको फिर अल्टीमेटली, फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेशो मिलता 1.5 और 1, तो मैं दोनों को किससे मल्टीप्लाई करता, 2 से कर लेता, तो बन जाता 2। अब इसको लिखना सही रहेगा। अब 3 और 2 आ गया रेशो। अब ये रेशो मुझे नंबर ऑफ एटम्स की टर्म में एम्पिरिकल फॉर्मूला दे देगा। कैसे देगा, देखो रेशो आ चुका है। अब इसी रेशो के बेसिस पर मेरे पास x और y था, तो x और y, ठीक है, x मेरा y मेरा, तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिला है, आपको यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर ऑफ एटम मिल गए, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। नंबर ऑफ एटम के हिसाब से आपने अरेंज किया तो x2 और y1, समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर आ चुका है। फाइनल फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया x2 और y1, समझ में आ रहा है। अब कोई बोले सर अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो देखो एक इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास आ चुकी है,
आ गई। एक्स का और वाई का मुझे वेट पता है, एटम वेट कितना होता है दिया हुआ है मुझे, यहाँ पर दिया हुआ है 24 और 16, मतलब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास तो निकाल लूँगा। अगर मुझे एन गिवन हो तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो एन अभी हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, मतलब या फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ तक रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए एक सवाल और है, और सवाल का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने एक साथ लिखा है ताकि आप समझ पाए। कंपाउंड में कार्बन दिया है 52.2%, हाइड्रोजन 13%, ऑक्सीजन कितना है 34.8, तो 34.8 और 52.2 की बात किया जाए तो ये कितना बन गया आपके लिए, ये बन गया 87 बन गया, 77 नहीं 87 बना, 87 प्लस 13 करा तो हमारे को कितना बन गया 100 मिल गया। ओके, अब ये प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कंपाउंड का इन्होंने पहले से दे दिया, ठीक है, मतलब हमको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल चुका है। मैं लिख देता हूँ उसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 92 इज ऑलरेडी गिवन, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलो देखते हैं, सबसे पहले रेशो लिखें, लिखा, उसका एटॉमिक वेट हमने यहाँ पर बात किया, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 52.2 डिवाइड बाय, तो डिवाइड किया 12 से, इसको 1 से डिवाइड किया, इसको 16 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, तो आया 4.35, इसको मैंने लगभग 4 लिखा है, ये 13 और ये 2.2, देख सकते हैं आप 4.4, 13 और 2.2, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2.2 है। सबसे छोटे नंबर से इन तीनों रेशो को डिवाइड करना है, क्या करना है मुझे, सबसे छोटे नंबर से इन तीनों रेशोस को डिवाइड करना है एक एक करके। चलो करते हैं, ये 2 बना, 5.9 और 1 बन गया। अब इस 2 का 2 लिख दिया, 5.9 को मुझे थोड़ा सा चेंज करके 6 लिखना चाहिए, राउंड ऑफ करके इसको 1 लिख दिया। अब 261 होल नंबर में आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6O, ठीक है। तो ये तो बन गया C2H6O, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, कौन सा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना होगा 16, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ गई 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, 30 प्लस 60 हमारे पास है, तो ये बन गया 46। ओके, 46 ये बन चुका है, ऊपर दिया है 92। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि N इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये दिया होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 92 डिवाइड बाय 46, यहाँ से आना चाहिए सीधा सीधा वैल्यू 2, तो n का वैल्यू 2 आ गया। अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है C2H6O, ये दिया हुआ है, तो इससे आ गया C4H12O2। समझ में आ रहा है, C4H12O2 ये बन गया हमारा फॉर्मूला। एग्जाम्पल दिया है कंपाउंड A, इंफॉर्मेशन है 12.5 इसका एटॉमिक वेट है और परसेंटेज इसका है 25। इधर बात करें B की, तो B का परसेंटेज कितना है 75 और इसका एटॉमिक वेट कितना है 37.5 इसका एटॉमिक वेट है। ठीक है भाई, हमसे बोला गया एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दो क्या होगा। देखो मैंने लिखा A और यहाँ लिखा B। परसेंटेज की बात करूं तो A कितना है 25, B कितना है
75। इसके बाद एटॉमिक वेट की बात करूं तो नीचे वाला है 12.5, ऊपर वाला 12.5, नीचे वाला कितना है 37.5। अब क्या करना है, अब मैं डिवाइड करूंगा 25 को डिवाइड करूंगा 12.5 से, मतलब कि अब मुझे करना है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। समझ में आ रहा है? 25 को डिवाइड किया 12.5 से, बहुत आसान कैलकुलेशन लिया है ताकि आप मेथड समझो, कैलकुलेशन में ना फंसो। 75 के हिसाब से 37.5 अगर लिया तो ये भी क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 75 37, तो यहाँ से आ गया रेशो आ गया 2 और इसका भी रेशो आ गया 2। ओके, तो ये रेशो आ चुका है। अच्छा, अब ये 2 आ चुका है, इसको फिर 2 से डिवाइड भी कर दो दोनों तरफ, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब कि A1 और B1 ये लिख सकता हूँ मैं, तो A और B लिख दूँ, सिंपल। तो ये आपका आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ए ऑप्शन A B C में चेक करो तो आपका A आंसर है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पहले परसेंटेज, फिर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, फिर एक नंबर आया, नंबर को हम और सिंपल करने के लिए छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर दोनों 2 आ रहा था, 2 से डिवाइड करा, वो आ गया, हमारा बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है 60 ग्राम, ठीक है, और परसेंटेज की बात करें तो 20% कार्बन है। तो मैं स्टार्टिंग से एलिमेंट से स्टार्ट करता हूँ। कार्बन ये रहा, ये हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। अब कार्बन के लिए बोला है 20, परसेंटेज की बात चल रही है। फिर बोला है 6.67% हाइड्रोजन है, फिर 46.67 बोला है नाइट्रोजन, और जो अगर टोटल करोगे तो 46.6 ये आता है 52, 1.67 का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 52 प्लस 53.34 प्लस 20, 73.34 टोटल होता है। इन तीनों को मिला के होता है 73.34। तो इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आएगा 26 पॉइंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, परसेंटेज आ चुका है, फिर आता है एटॉमिक वेट। अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन जो होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन बोला उसने, एटम की बात चल रही है, ऑक्सीजन 16। अब डिवाइड कर दो 20/12, 1.6 डिवाइड 1, 46.67 डिवाइड 14 और 26.66 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ से आपको परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट की बात की जाए तो 12/20, 20/12 के अपन ने किया तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1.67 आ जाएगा। कैलकुलेटेड है, यहाँ पे आ जाएगा 6.67, यहाँ 46.6 से मल्टीप्लाई 14 करोगे तो यह आ जाएगा 3, 14 3 जा 42, 6 अगेन 3, उसके बाद फिर 47 बना तो 42, 1.33 लिख देते हैं इसको, 3.33 ये फाइनल रहेगा, है ना। मतलब लमसम चल सकता है, 0.01 का डिफरेंस चलता है। 26.6 डिवाइड बाय 16 करोगे तो ये भी बन जाता है 1.66। तो 1.67, 6.67, 3.33 और 1.66। तो क्या करना है आप देखिए, अब इन सारे नंबर्स को एक कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं जो सबसे छोटा है परसेंटेज के हिसाब से। तो 1.6 से डिवाइड 66, 1.66 और अगेन 1.66 डिवाइड किया सब नंबर्स को, तो पहले वाले का अप्रोक्स 1 ही बनेगा। इसको करोगे
1 पॉइंट से तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 4, इसको किया तो ये 2 में चला जाएगा, इसको करोगे तो 1 एग्जैक्ट। तो 1, 4, 2 और 1 ये बन चुका है। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? कार्बन के लिए 1 बोल रहा है तो C1, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो C1H4N2O। ठीक है, तो C1 को चाहो तो हटा दो, CH4N2O। ये फाइनल आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद बात की जाए, आपसे पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आ चुका है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो। क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? क्या होगा सोचिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन कितना 4, 12 4 कितना हो गया 16, 16 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 होता है 32, 32 प्लस नाइट्रोजन कितना है 28, तो 32 प्लस 28 कितना हो गया 60। यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया आपका 60 आ चुका है। आपका मोलिकुलर वेट यहाँ पर 60 गिवन है। ठीक है, अगर आप दोनों को डिवाइड करते हो, इसको हम पूरे को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, आगे बात करेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 60 ग्राम और CH4N2O, इससे मुझे दिया गया तो वो भी कितना आ गया 60 ग्राम आ गया, तो 60 ग्राम ये हो गया। ठीक है, 60 ग्राम हमारा क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो बेसिकली n का वैल्यू कितना हो गया 60/60, यहाँ से वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब हो गया कि जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। CH4N2O, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज योर एम्पेरिकल फार्मूला। समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे जो बात करेंगे देखिए वो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। अब क्या है कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में भी रिलेशन होता है। ठीक है, उस रिलेशन को आप याद रखने के लिए ऐसे लिखते हो आप कि 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। अब ये आया कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डी गैस अपॉन डी H2 ये होता है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास गैस अपॉन वॉल्यूम। तो अगर सेम वॉल्यूम पे बात करें, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे बात करें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होगा, वो होगा डेंसिटी ऑफ गैस, जो भी गैस दिया हमको, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। यहां से बात किया जाए तो ऊपर वाली डेंसिटी की बात करें तो वो तो है m में मास। ठीक है, मास गैस अपॉन वॉल्यूम गैस अपॉन मास H2। मास की बात चल रही है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, मास जो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2। अगर वॉल्यूम गैस का और वॉल्यूम ऑफ H2 गैस सेम वॉल्यूम पे अगर बात किया जाए तो ये बन जाता है मॉलिक्यूलर मास, आपको गिवन है गैस का, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2।
अब मॉलिक्यूलर मास H2 कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है H2 गैस के लिए। तो ये फॉर्मूला उठाया यहाँ पर और यूज़ किया अपन ने। अब हम सॉल्व कर रहे हैं वेपर डेंसिटी के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 की बात कर रहे हैं, मतलब 2। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का रिलेशन बेसिकली इससे आया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि याद रखने से सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो याद रखो, याद रखने का तरीका क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। उस गैस का मॉलिक्यूलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का डबल होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंटेंट 80% कार्बन, 80%, ये तो कार्बन है। हाइड्रोकार्बन बोला है तो हाइड्रोजन भी होगा, कितना 20%। वेपर डेंसिटी कंपाउंड की 30 है, तो 2 इंटू, अगर वेपर डेंसिटी देखा जाए तो बन जाता है मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 30 से बन गया मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये आ गया 60। तो मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया यहाँ से 60, समझ में आ गया। इसके बाद ये तो है एलिमेंट, ये है परसेंटेज। इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात की जाए तो एक काम करते हैं, एटॉमिक वेट हमें पता है किसका, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का होगा 1। 80 डिवाइड बाई 12 कर दिया तो उस हिसाब से, और इधर 20 आ गया तो ये गया 6, फिर अगेन वही 6.6 हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, ठीक है, 6.66 और नीचे वाला बन गया 20। अब 20 और 6.66 को डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड किया 6.66 से, इसको भी डिवाइड किया 6.66 से, ऊपर वाला बन गया 1, ठीक है। अगर 6 होता तो थ्रीजा के हिसाब से आ जाता, तो ऑलमोस्ट अगर बात किया जाए तो 18, लगभग ये 3 आएगा। तो 1:3 ये रेशो आ चुका है, कितना आ चुका है 1:3 का। तो अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो वो तो आपका आ जाएगा यहाँ से CH3, कितना आ जाएगा CH3। कार्बन का रेशो हाइड्रोजन का रेशो कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास किसका, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है आपका कितना है 60 आ रहा है। तो यहाँ से आप n निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, 60 डिवाइडेड बाय CH3 का मतलब हो गया 12 + 3, ये हो गया आपका 15। तो 15 60 मतलब हो गया 4, तो n का वैल्यू आ गया 4 का है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे, 4 × CH3 लिखोगे तो बन जाएगा ये C4H12, C4H12 बन गया। ऑप्शन चेक करें, CH3 C2H6 C4H12, मतलब आ गया आंसर C, ठीक है। तो जब कभी भी आपको ये बोला जाए कि भाई वेपर डेंसिटी का रिलेशन है पता है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर मास अगर पता है, लेकिन ध्यान रखना जो मॉलिक्यूलर मास हम लेते हैं वो मास एवरेज होता है, ठीक है। चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो तो एवरेज है, चाहे वो एटॉमिक मास हो तो वो एवरेज मास होता है। जब भी हमें अनटिल अनलेस वो मेंशन नहीं करता, हम हमेशा मास को एवरेज मास में चलते हैं, ठीक है। पहले मैंने परसेंटेज निकाला, डिवाइड किया, रेशो निकाला, रेशो निकालने से मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, एन की वैल्यू से मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, मास मुझे पता था 60, वहाँ से निकला, ठीक है। ये वेट हमें CH3 से मिल गया 15 डिवाइड किया 60 के नीचे लेके गए, मतलब 60 / 15 किया तो 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करा CH3 से, तो C4H12 आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ चुका है। ओके, चलिए
एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वेट ऑफ 1 लीटर गैस इज 2 ग्राम, फाइंड आउट इज वेपर डेंसिटी। अब देखिए, अब इंफॉर्मेशन में कुछ लिख रहा हूँ कि 22.4 लीटर को हम क्या कंसिडर करते हैं, 1 मोल करते हैं कंसिडर। अब आ जाइए वापस, वेट दिया 1 लीटर गैस का, तो अगर 1 लीटर गैस का वेट मेरे पास कितना है, 2 ग्राम है, तो 22.4 लीटर का कितना होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 22.4, यहाँ से आ गया मेरे पास 44.8 ग्राम। क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 1 लीटर, तो 22.4 लीटर मेरे पास जो गैस है वो 1 मोल के बराबर होती है, क्यों? और 1 मोल जो वेट जो होता है, 1 मोल का वेट क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वो कितना हो गया 44.8। सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट कर लिया ये वाला पॉइंट, कौन सा, कि 1 मोल वेट 22.4, मॉलिक्यूलर वेट 44.8 आ चुका है, ठीक है। अब मुझे सेकंड पॉइंट बोला है कि वेपर डेंसिटी, जिसका मुझे पता है कि मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही आएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। तो अब पूछा है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2 करता हूँ। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44.8 है, तो 44.8 डिवाइड बाय 2 किया तो बन गया 22.4 ग्राम। 22.4 ग्राम बन गया, ये है वेपर डेंसिटी। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल और है कि एट एसटीपी डेंसिटी ऑफ गैस इज 0.00445, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ गैस कितना दिया हुआ है एक एसटीपी पर, 0.00445 ग्राम एमएल। देन फाइंड आउट इज वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। अब एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, जिसको हम 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। अब जहाँ पर डेंसिटी आपको गैस का गिवन है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा हमारा हमेशा कि वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू होता है डेंसिटी ऑफ गैस डेंसिटी ऑफ H2। गैस का डेंसिटी आपको गिवन है 0.00445 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ H2 का वैल्यू बता दूं आपको मैं 0.00089, बहुत टिपिकल सा नंबर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। 0.00089 ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब एक काम करिए, आपको यहाँ पर एक स्टार लगा देता हूँ और डेंसिटी ऑफ H2 आपको याद करनी है 0.00089 ग्राम पर ml। ये वैल्यू आप है ना लर्न कर लो। लर्न करने का फ़ायदा क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में अटकोगे नहीं। इसका अगर आप कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो आता है ना, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 50 आ जाता है। तो वेपर डेंसिटी कितना आ रहा है, 50। सारा खेल इसका था। अगर डेंसिटी ऑफ H2 नहीं पता, पहली बात, दूसरा ये फॉर्मूला नहीं पता जो हमने डिराइव किया है, हमने स्टार्टिंग में देखा था वेपर डेंसिटी, हमने क्या कहा था, डेंसिटी किसी भी गैस की H2 के रेस्पेक्ट में जो होती है वही वेपर डेंसिटी होती है। तो उसके हिसाब से हमारा वैल्यू 50 आ गया, 50 तक पहुंच चुके हो। वेपर डेंसिटी आ गया कितना, 50। अब पूछा है मॉलिक्यूलर मास, तो वेपर डेंसिटी का डबल ही तो मॉलिक्यूलर मास होता है। चलो कैलकुलेट कर लो, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 मल्टीप्लाई 50, कितना बन गया
100 ग्राम, 50 मल्टीप्लाई 2 करा 100 ग्राम बन गया। तो ये आपका वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। चलिए फिर मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है। अगर आपको टोटल मोल गिवन है, मान लो टोटल मोल 100 है, तो अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ मोल फ्रैक्शन है, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ए प्लस बी मिलाकर एक मिक्सचर बना लिया। क्या बना लिया? मिक्सचर बना लिया। ए के मोल्स अगर N1 है, बी के मोल्स अगर N2 हैं, तो अब ये बोल सकते हैं आप कि ए का फ्रैक्शन कितना होगा? ए के मोल्स N1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल N1 और N2। अगर बी के मोल निकालने हैं तो बी के मोल N2, टोटल मोल कितने हैं? N1 और N2। मतलब दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, ठीक है। उन्हें बोला हमारे जेब में कॉइन्स रखे हैं, कॉइन्स को मोल समझ लो। मेरे पास 5 कॉइन है, तेरे पास भी 5 कॉइन है, मान लेते हैं, ठीक है। दोनों मिला कितने हो गए? 10 हो गए। अब बोला कि चलो चेक करते हैं हमारे कॉइन का फ्रैक्शन कितना है। हमारे पास है ना, मोल का फ्रैक्शन है तो कॉइन का फ्रैक्शन हो सकता है। तो भाई बोला कि भाई तेरे 5 है, मेरे 5 है, टोटल 10 है, तो मतलब मेरे 5 डिवाइड बाय 10, मतलब 10 का कितना पार्ट मेरा है, तो 5 डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया? 1/2, मतलब 0.5 फ्रैक्शन मेरा है तो 0.5 तुम्हारा भी, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर है। अब सपोज कीजिए एक के 4 एक के 6 होते, तो 4/10 कर देते हैं, एक बार 6/10 कर देते तो 0.4 और 0.6 बन जाता। तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, N2 अपॉन N1 प्लस N2, मतलब कि मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम A डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम B डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बोलते हैं रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इन गिवन फार्मूला और इन ए मिक्सचर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो कि मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मतलब होता है कि उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स उस मिक्सचर के। सवाल देखेंगे, 4.6 ग्राम इथेनॉल लिया है, पानी के साथ 10 ग्राम बनाना है आपको सॉल्यूशन। तो अगर C2H5OH इसका कितना है? 4.6 है, और H2O का वेट कितना होगा? अगर टोटल 10 है, ये 4.6 हुआ, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 4 होता तो 6 होता, 4.6 तो कितना है? 5.4 हो गया। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अब अगर वेट पता है तो मोल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? डिवाइड कर देता हूँ दोनों को उनके मॉलिक्यूलर वेट से। C2H5OH का मतलब क्या हुआ? कार्बन 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, यह आ जाएगा 24 प्लस 16 हो गया 16 हो गया 40 प्लस 46 आ गया, है ना। और H2O की बात की जाए तो H2O है 5.4, H2O का वेट होता है 2 प्लस 16, ये होता है 18, तो 18 ग्राम हो गया। तो यहां से तो बन गया 0.1, क्यों भाई? और यहां से अगर देखा जाए तो बन जाएगा 0.1 मोल इसके हो गए और इसके हो गए 0.3। 5.4 मल्टीप्लाई 18 किया तो इसको लिख दें 54 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई इसको -1, तो ये बन गया 3 टाइम्स, तो 0.3। तो 0.1 और 0.3 ये आपके मोल आ गए, मोल ऑफ इथेनॉल और मोल ऑफ वाटर। अब बोला गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, तो C2H5OH के मोल फ्रैक्शन पूछे हैं। उसके खुद का मोल कितना है? 0.1। टोटल मोल कितना है? 0.4। वाटर की बात की जाए तो वाटर के लिए, वाटर खुद कितने मोल है? 0.3। 0.1 प्लस 0.3, यहाँ से कितना आ गया? 0.3 डिवाइड बाय 0.4। तो साफ दिख रहा है, अगर एक इसको मिला है तो उसको 0.3 मिला है,
तो अगर टोटल 100 था, 1 पार्ट इसके पास, 3 पार्ट उसके पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 3/4, मतलब इसका फ्रैक्शन है 0.25, उसका आएगा 0.75, फ्रैक्शन मतलब 1 में होता है, और ये हो गया 0.25, ठीक है। ऐसे निकालना है, टोटल मोल्स पता है आपको, तो पर्टिकुलर मोल अपॉन टोटल मोल करोगे, उसका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर ही कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का डिस्कशन करेंगे, स्टोइचियोमेट्री रिलेशनशिप कैसे निकाली जाती है वो डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जाते टाइम लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फंडामेंथल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम पे नहीं आए हैं, फेसबुक पे हमें लाइक नहीं कर रहे हैं, इंस्टा पे हमारे वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे, तो भाई कमेंट करना शुरू करो, क्योंकि आपको अगर अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो आपको इंस्पायर करते रहना पड़ेगा। इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। और जो लोग चाहते हैं वीडियो देखना, कमेंट करना, तो जल्दी सोचो मत, जल्दी से कमेंट करना शुरू करो। ओके, बाय।